टॉपिक 3, प्रोजेक्टाइल मोशन। आप सबने ऐसे फव्वारे देखे होंगे जहाँ पे पानी एक तरफ से ऊपर जाता है और दूसरी तरफ नीचे आता है। असल में कोई भी चीज जब ऊपर फेंकी जाती है तो हम देखते हैं कि वो कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करती है। उदाहरण के तौर पे अगर आप एक ऊंचाई से एक संतरा गिराएं तो वो ऐसे नीचे गिरेगा, पर अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दें, मतलब साइड की तरफ फेंक दें, तब भी वो नीचे की तरफ आता है। हम इसकी वजह जानते हैं कि वह है गुरुत्वाकर्षण का बल। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे संतरे द्वारा तय की गई दूरी का शेप कुछ ऐसा है, और जो हमने अभी फव्वारे देखे थे उसमें भी अगर हम उसको आधा काट दें तो शेप वैसा ही लगता है जैसे फेंका हुआ संतरा हो। हम इस टॉपिक में इस तरह के मोशन को स्टडी करेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर आप एक बॉल को फेंकते हैं तो बॉल के जाने का रास्ता कुछ ऐसा होता है। इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। हम जब बॉल को ऊपर मारते हैं तो बॉल को हम कुछ v0 इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, जिसकी दिशा ऐसे कुछ होती है। इस दिशा के एंगल को हम थीटा नाम से मानेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर एक तोप से गोला फेंका गया है तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने के बाद उस तोप के गोले के गिरने की जगह माप पाएंगे, और हम ये भी माप पाएंगे कि वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा। आइए देखते हैं कि ये मोशन कैसा दिखता है। vx और vy हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज हैं। h उसकी मैक्सिमम हाइट है। आप देख सकते हैं सबसे ऊंचाई पे vy 0 हो गया है और vx वहीं का वहीं बरकरार है। जैसे जैसे बॉल नीचे आ रही है तो vy का माप बढ़ रहा है और vx वैसे का वैसा ही है। जिस गति से या जिस स्पीड से बॉल को ऊपर फेंका जाता है उसको हम v0 बोलते हैं। क्योंकि ये v0 कुछ एंगल पे होती है, इसलिए इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं। हमारे पिछले उदाहरण में ली गई बॉल को फिर से देखते हैं। बॉल को अगर v0 वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका गया है तो हम इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं। vy मतलब इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो कि होता है v0 इंटू साइन थीटा। vx मतलब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि होता है v0 इंटू कॉस थीटा। अब अगर हम बॉल के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करें, आपको ये एनिमेशन याद होगा। आपने यहाँ पे देखा था कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो सेम है, क्योंकि बॉल पे इस वक्त हॉरिजॉन्टल कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0 है, क्योंकि बॉल पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। इसका मतलब कि अगर हम न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके वेलोसिटी अलोंग द एक्स डायरेक्शन निकालें तो उसमें a को हम 0 रखेंगे, क्योंकि ax की वैल्यू 0 है, तो vx आ जाएगा v0 cos थीटा या फिर v0 cos थीटा, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एज द एक्सेलरेशन इज एक्स डायरेक्शन इज 0। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होने का मतलब है कि टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है और टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। तो हम कह सकते हैं कि v0 cos थीटा हमेशा सेम रहेगा। अब इसी वेलोसिटी का इस्तेमाल करके हम बॉल के द्वारा कवर किया गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। इसके लिए हम न्यूटन की सेकेंड इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे एस एक्स मतलब कि एक्स एक्सिस के अलोंग हुआ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू एक्स मतलब वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स टी स्क्वायर। हमने अभी अभी ये पढ़ा कि ए एक्स की वैल्यू 0 के बराबर होती है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। यहाँ पे हमने ग्राफ पे दिखाया है कि टाइम टी अगर वो टाइम है जहाँ पे बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच रही है तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन मतलब कि वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। अब वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं। जो हमने अभी एनिमेशन देखा था उसको फिर से देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉल जब नीचे आ रही है तो उसका वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ रहा है। हम इसकी वजह जानते हैं, वो है ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक चीज़ पे लगता है। जब कोई बॉल ऊपर फेंकी जाती है तो उस पर लगातार नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है,
जिसकी वजह से ए वाई बराबर माइनस जी माना जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करता है और अगर हम उस फोर्स को मास से डिवाइड करते हैं तो बचता है जी, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना गया है तो ए वाई बराबर माइनस जी लिख सकता हूँ मैं, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द डाउन डायरेक्शन। अगर अब मैं वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो मैं न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करूँगा जहाँ पे वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी हो जाएगा। अब यहाँ पे ए वाई की वैल्यू माइनस जी होगी और इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है, इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट था वी नॉट साइन थीटा, तो वी वाई आ गया वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। Vertical component of velocity is time dependent due to the acceleration due to gravity। यहाँ पे हम देख सकते हैं since एक डाउनवर्ड कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वर्टिकल कंपोनेंट टाइम पे डिपेंड करता है। अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट लगातार टाइम के साथ कम होता रहेगा। अब अगर मैं बॉल के द्वारा पहुंची गई मैक्सिमम हाइट की बात करूं तो उसके लिए मैं न्यूटन की सेकंड इक्वेशन अप्लाई करूंगा, जो कि इस बार वाई डायरेक्शन में अप्लाई होगी। तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाते हैं वी नॉट साइन थीटा टी, जो कि वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए वाई की वैल्यू यहाँ पे माइनस जी है तो यहाँ पे आ गया माइनस जी टी स्क्वायर। और एक्स का तो हम टाइम डिपेंडेंट फॉर्मूला निकाल ही चुके हैं, जो कि था वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। अब इसका इस्तेमाल करके मैं एक इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाल सकता हूँ। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में से टी के वेरिएबल को एलिमिनेट कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन आ जाती है y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये होती है इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। जो बॉल को ऊपर फेंकने पे शेप बनता है उसको हम पैराबोला बोलते हैं, और ऐसा शेप तभी आता है जब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। अब अगर मैं इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके मैक्सिमम हाइट का टाइम निकालना चाहूँ, जिसको मैं टी एम बोलूँगा, तो टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम पॉइंट, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ, इज कॉल्ड द टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। हम एनिमेशन में यहाँ पे देख सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो इसका मतलब अगर मैं वी वाई इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो मेरे पास टी एम आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा बराबर जी एज द टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, क्योंकि इस टाइम पे वी वाई 0 हो गया है, मतलब कि प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया होगा। टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्लाइट मतलब कि वो टाइम जिसमें प्रोजेक्टाइल अपना पूरा पाथ कवर कर रहा है, जहाँ पे उसको फेंका गया और वो जहाँ पे आके लैंड कर रहा है। आप नोटिस करेंगे कि प्रोजेक्टाइल का पाथ हमेशा एक मिड पॉइंट के सिमेट्रिक होता है। तो जितना टाइम प्रोजेक्टाइल को अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पे लगता है उतना ही टाइम उसे वापस नीचे आने में भी लगता है। हमने अभी अभी टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट निकाला था वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 टाइम्स द टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, मतलब कि 2 इंटू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल का पाथ इस मिड पॉइंट के सिमेट्रिक है, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। हॉरिजॉन्टल रेंज वो वैल्यू है जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल कवर करता है। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल का जो पैराबोलिक पाथ है वो जब फिर से एक्स एक्सिस को मतलब y इक्वल टू 0 लाइन को क्रॉस करता है तो वहाँ पे हम कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज कवर हो गई है। इसको ऐसे इमेजिन करिए कि आपने एक बड़े मैदान में एक बॉल फेंकी हो और वो आपसे दूर जाके ज़मीन पे वापस गिर रही हो। जिस पॉइंट पे वो ज़मीन पे गिरती है वहाँ पे हम कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू रेंज। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। सिंस टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैपिटल टी से निकालते हैं और रेंज का फॉर्मूला हमने पहले निकाला था वी नॉट कॉस थीटा इनटू स्मॉल टी। अब स्मॉल टी को यहाँ पे हम कैपिटल टी रख देंगे तो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आ गया वी नॉट कॉस थीटा इनटू कैपिटल टी। कैपिटल टी की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी, तो इससे हमारे पास आता है रेंज का फॉर्मूला वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिलके साइन 2 थीटा बन जाता है। R is maximum when sin 2 theta is maximum, that is when theta equal to 45। रेंज मैक्सिमम तब होगी जब 2 थीटा मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 0 से 90 के बीच में बढ़ता है अगर एंगल बढ़ता है। 2 थीटा मैक्सिमम 0 से 90 के बीच में 90 हो सकता है। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 45 पे हमको मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी।
और अगर हम मैक्सिमम रेंज की वैल्यू निकालना चाहें तो वो होगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि हम यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू को 90 रख देंगे और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो आर मैक्स आ गया वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। अब अगर हमको मैक्सिमम हाइट निकालनी हो तो हम न्यूटन की थर्ड इक्वेशन अप्लाई करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई 0 होता है, हमको यू वाई की वैल्यू पता है, ए वाई की वैल्यू पता है और मैक्सिमम हाइट को h बोल देते हैं। तो इससे h हमारे पास आता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बॉल को अगर ऊपर फेंका गया है तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल इज वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो 1। At what initial speed must the basketball player throw the ball at 55 degree above the horizontal to make the shot as shown in the figure below? हमको यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है जहाँ पे कि बास्केटबॉल को हूप के अंदर फेंकना है और ये डायमेंशंस हैं। आपको इनिशियल स्पीड बतानी है कितने पे बॉल को फेंकना चाहिए। वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और सवाल खुद ट्राई करें। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। हमको सिचुएशन कुछ ऐसी दी हुई है, तो सबसे पहले हम इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट लिख लेते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेशन चालू कर सकते हैं। पर सबसे पहले हमको ये देखना है कि बॉल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टोटल 14 फीट है प्लेयर का हुप से, पर हम देख सकते हैं कि बॉल को 1 फीट आगे पकड़ के फेंका जा रहा है। इसका मतलब कि इफेक्टिव डिस्टेंस जो ट्रैवल करना है बॉल को हॉरिजॉन्टली वो 13 फीट होगा। सिमिलरली वर्टिकली देखें तो हुप 10 फीट ऊंचा है, पर प्लेयर बॉल को 7 फीट ऊंचाई से फेंक रही है। इसका मतलब कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट टोटल बॉल का 3 फीट का होना है। इस सिचुएशन के साथ जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हम पाते हैं कि टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द बास्केट होगा 13 फीट अपॉन वी एक्स। वी एक्स हमको पता है वी नॉट कॉस थीटा होगा, अगर वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी है जो हमको निकालनी है। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 55 डिग्री है, उसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो टोटल टाइम भी मैं कह सकता हूँ कि 13 फीट बटा वी नॉट कॉस थीटा होगा, क्योंकि टोटल टाइम जिसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो रहा है उसी में बॉल को वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करना है। अब हम निकालते हैं टाइम टी इन टर्म्स ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। हमको पता है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट टोटल 3 फीट का होना है, तो हम न्यूटन की सेकेंड इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 3 फीट बराबर यू बाई टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। माइनस हमने यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि हमने अपवर्ड डायरेक्शन को जनरली पॉजिटिव मानते हैं, तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जो कि डाउनवर्ड होता है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए आगे 3 फीट बराबर यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू वाई को हम वी नॉट साइन थीटा रख सकते हैं, क्योंकि यू वाई है इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो कि है वी नॉट साइन थीटा। अब इस इक्वेशन में हम टी की वैल्यू को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के टर्म्स में रख सकते हैं। जब हम इसको रखते हैं तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके आता है वी नॉट बराबर 169 फीट स्क्वायर इंटू जी अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 13 फीट टैन थीटा माइनस 3 फीट। अब थीटा की वैल्यू हमको पता है वो है 55, तो हम इसको और सॉल्व करेंगे और हमारे पास वी नॉट की वैल्यू आती है 23 फीट पर सेकेंड। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपने अगर कभी किसी पत्थर को रस्सी पे बांध के गोल गोल घुमाया हो तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके हाथ में जो रस्सी होती है उस पे एक खिंचने वाला फोर्स लगता है। पत्थर का घूमने का डायरेक्शन तो ऐसा रहता है, पर आपके हाथ की रस्सी टाइट हो जाती है और आपको अपने हाथ पे खिंचने वाला फोर्स एक्सपीरियंस होता है। जब भी कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो हम देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी हमेशा टैंजेंशियल डायरेक्शन में रहती है। मतलब कि जिस डायरेक्शन में मैं अगर उसके उस पाथ के पॉइंट पे टैंजेंट बनाऊं उस डायरेक्शन में वेलोसिटी रहती है, पर उस पे एक इंटरनल फोर्स लग रहा होता है जो कि सर्कुलर मोशन के सेंटर की तरफ लग रहा होता है, जो यहाँ पे ग्रीन कलर के एरो से दिखाया जा रहा है। इसको हम बोलते हैं एफ सी। जो रेडियस होता है सर्कुलर मोशन का उसको हम बोलते हैं आर, और जो एंगल मूव करते हैं सर्कुलर मोशन में कवर होता है उसको हम थीटा से मेजर करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा is the angle through which the point revolves around a center. For example, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा थीटा को हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो जिस तरीके से लीनियर डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी और स्पीड डिफाइंड होती है, वैसे ही यहाँ पे एंगुलर स्पीड डिफाइंड होती है, विच इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओमेगा होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। जितने टाइम में ये ऑब्जेक्ट यहाँ से आया, मतलब कि जितने टाइम में ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा हुआ, उसको अगर मैं डिनोमिनेटर में लिख दूँ तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बन जाता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, जैसे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट में डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी होता था। लीनियर वेलोसिटी मतलब कि किसी भी पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट होता है, तो हमने अभी देखा था कि उसकी वेलोसिटी टैंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। अब अगर हमको लीनियर वेलोसिटी मेजर करनी हो, तो हमको सबसे पहले टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट मेजर करना पड़ेगा, तो जो कि हम बोलेंगे डेल्टा एस के बराबर, मतलब कि इस सर्कुलर पाथ के सर्कम्फ्रेंस के अलोंग जितना उसने पाथ ट्रैवल किया है। और ये सेम टाइम में कवर किया है डेल्टा टी टाइम में, जिसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा हुआ है। अब डेल्टा एस को नापने के लिए हम जानते हैं, हम उसको आर इंटू डेल्टा थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल बराबर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है, तो आर्क लेंथ बराबर हो जाएगा रेडियस इंटू एंगल। इससे हमारे पास आता है डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, मतलब कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन बराबर आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी को हमने अभी डिफाइन किया था एज एंगुलर वेलोसिटी, तो इससे हमारे पास आ गया v इक्वल टू आर ओमेगा, मतलब कि लीनियर वेलोसिटी अलोंग द सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन का। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ मूव कर रहा होता है, और अगर वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, पर हम जानते हैं कि क्योंकि उसका डायरेक्शन बार बार बदल रहा है, तो मतलब वेलोसिटी लगातार बदल रही है। अब अगर वेलोसिटी लगातार बदल रही है, तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी हो रहा होगा। ये एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन होता है। इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, या फिर AC बोलते हैं। AC का मेजर होता है v स्क्वायर अपॉन आर। अब हमने अभी अभी पढ़ा था कि v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो मतलब कि एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में होता है टुवर्ड्स द रेडियल सेंटर, वो आता है ओमेगा स्क्वायर आर, और इसका डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। Time period, capital T, time taken by an object to make one revolution is called the time period. Frequency, number of revolutions made in 1 second, इसका यूनिट हर्ट्ज होता है, विच इज पर सेकेंड, मतलब कि 1/second, और इसको हम डिनोट करते हैं लेटर न्यू से। न्यू इक्वल टू 1/t होता है। डिस्टेंस मूव्ड इन 1 रेवोल्यूशन, मतलब कि 1 सर्कम्फ्रेंस। अगर रेडियस आर का सर्कल है, हमको पता है कि उसकी सर्कम्फ्रेंस 2πr होती है, इसलिए डिस्टेंस मूव्ड इन 1 रेवोल्यूशन हो गया s इक्वल टू 2πR। अब हम जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू 2πr अपॉन T होगा, तो इससे हमारे पास आ गया ओमेगा इक्वल टू 2π न्यू। और अगर हम ओमेगा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर में डाल दें, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया 4π स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर। कॉन्सेप्ट टेस्ट। An insect trapped in a circular groove of radius 12 centimeters moves along the groove steadily and completes 7 revolutions in 100 seconds. What is the angular speed, linear speed of the motion? Is the acceleration vector a constant vector, and what is the magnitude? वीडियो यहाँ पे पॉज करें और सवाल खुद ट्राई करें। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। हमको दिया हुआ है 7 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, मतलब कि फ्रीक्वेंसी हो गई 7/100 हर्ट्ज। एंगुलर वेलोसिटी हमको पता है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, तो वो हमारे पास आ गया 0.44 रेडियन पर सेकेंड। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर होती है, ओमेगा हमने ऊपर निकाल लिया था, इससे हमारे पास आता है AC की वैल्यू 2.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हैज़ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बट चेंजिंग डायरेक्शन। आपको याद होगा हमने एनिमेशन में देखा था कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट करता है, मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है यहाँ पे, जो कि 2.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बट उसका डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर मूव कर रहा है। तो मतलब कि
भले ही इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, पर वो एक कांस्टेंट वेक्टर नहीं है क्योंकि उसका डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है।